मौसम का पारा गर्म हो रहा है तो चुनाव में बयानों की एक से बढ़कर एक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हम आज के साथ रहने वाले हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, आज किस तरीके का दिन हम लोग के साथ रहेगा? आज उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है। आज फतेहपुर भी जा रहा हूं। फतेहपुर के बाद मुझे झारखंड प्रदेश की भी एक सभा में जाना है। और आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही शुभ है। जब देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश में रहना हो तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत शुभ है। आज हम आपके साथ रहेंगे और बातचीत होती रहेगी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि चौथे चरण के चुनाव के बाद ये जो चुनाव चल रहा है, अब पांचवा, छठा, सातवां, ये ऐसा चुनाव है जो अगर 2022 के लिहाज से देखें तो कठिन है। सर, इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में बड़ी कठिनाई नजर आई थी इस चुनाव में। विधानसभा में भी कोई कठिनाई नहीं थी और लोकसभा में तो बिल्कुल कठिनाई नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में दुष्प्रचार का सहारा लिया था समाजवादी पार्टी ने कि वह सत्ता में आ रहे हैं, अराजकता चुनाव के दौरान करने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें सत्ता में आने नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा का सत्ता में आने का मतलब है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा को खतरे में पड़ना। और 2024 का लोकसभा चुनाव तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। देश की जनता 100 में से 80% वोट हमारा है, कमल का फूल का है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। आज माहौल पूरा भाजपामय है, मोदीमय है, कमल के फूलमय है और जो हमारे गठबंधन के साथी अपने अपने दल चुनाव निशान पर लड़ रहे हैं उनके पक्ष में। एक सवाल है कि इस बीच में बहुत सारे नए नए मेहमान या फिर कहा जाए पुराने साथियों ने भी बड़ी वफादारी की। अपना दल अनुप्रिया, संजय निषाद, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके का देख रहे हैं मनोज पांडे भी, भारतीय जनता पार्टी, राज्यसभा में भी बहुत मदद मिल गई। क्या लगता है कि पांचवा, छठा, सातवां ये और आसान हो जाएगा इस तरह के? नहीं, हमारा पहला चरण भी आसान था और 7वें चरण तक भी आसान ही है। और उत्तर प्रदेश की जब 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ पार्टी चुनाव मैदान में आई थी तो मेरा अपना मानना है कि जनता ने स्वयं चुनाव की घोषणा होने से पहले फैसला कर लिया था तीसरी बार भी मोदी सरकार बनाएंगे। और चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता जितना मजबूती से लड़ रहा है उससे ज़्यादा मजबूती से उत्तर प्रदेश का और देश का गरीब लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है, महिलाएं लड़ रही हैं कि हमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि मोदी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो हर परिवार के लिए अभिभावक की तरह हैं, संरक्षक की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं। जैसे कोई एक परिवार का मुखिया अपने परिवार की चिंता करता है और देश के हर परिवार को अपना परिवार मान करके चिंता करने वाले, ध्यान देने वाले, उनके जीवन को दुखों से बाहर निकाल करके खुशहाली में लाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का इतना लगाव है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ जैसे श्री हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम से बहुत लगाव था, बहुत भक्ति थी। और जब उनसे कहा गया कि राम कहाँ हैं तो उन्होंने कहा मेरे सीने में है। तो कहा दिखाइए, तो उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया। भगवान श्री राम उनके सीने में भी दिखाई दिए। तो वैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी हर देशवासी के दिल में हैं, सम्मान के साथ हैं और गौरव के साथ हैं। उनको जिस प्रकार से प्यार करता है देश, ऐसा प्यार राजनीति में रह करके कोई नहीं पाता है। लेकिन मोदी जी सबके चहेते हैं, मोदी जी सबके लाडले हैं, मोदी जी सबके आंख के तारे हैं और मोदी जी इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने वाले। सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अयोध्या के नाम के बगैर आज तक कोई चुनाव पूरा ही नहीं हुआ। रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया और बार बार इस बात का जिक्र होता है। वो कहते हैं कि हम बीजेपी के नैरेटिव में नहीं फंस रहे हैं और आप कहते हैं सनातन और सांस्कृतिक अगर राष्ट्रवाद की राजधानी है अयोध्या, जो रामलला को नकारेगा वो उसको कोई नहीं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या इंडी गठबंधन में शामिल जो दल हैं वो हों, उन लोगों की मानसिकता हम जानते नहीं। भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं,
500 साल बाद रामलला का जो मंदिर तोड़ा गया था, वहाँ बाबरी ढांचा खड़ा किया गया था, उसको हटाने के बाद जब 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तो इन लोगों को निमंत्रण दिया गया। इन लोगों ने उस निमंत्रण को ठुकराने का काम किया। तो जो रामलला के अस्तित्व को नकारें, जो राम भक्तों पर गोली चलावें, जो रामलला के मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरावें, उन्हें तो राम भक्त ठुकराएगा ही। और जब उनकी मंशा ये है कि हम राम जन्मभूमि पर अगर सत्ता में आ जाएं तो वहाँ बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे, तो राम भक्त तो क्षमा करेगा क्या ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। पर ये कहा जाता है कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके का रवैया है, जिस तरीके का इनका वक्तव्य है, बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि 24 में इनको नुकसान करेगा या फिर राम का मंदिर का जो मुद्दा है ये चल नहीं? सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी, कांग्रेस मुक्त भारत देश बनेगा, बसपा तो बिल्कुल सफा ही है, उसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी राज्यों में भी मैं यह देख रहा हूँ, जो मोदी वेव है, मोदी जी की जो 2014 में लहर थी, 2019 में आंधी थी, आज मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, भाजपा के नाम का तूफान चल रहा है। चारों तरफ कमल, सुशासन का कमल खिल रहा है, विकास का कमल खिल रहा है, गरीबों की गरीबी दूर करने वाला कमल खिल रहा है, भूखे लोगों के पेट को भरने वाला कमल खिल रहा है। ये सब बातें कर रहे हैं, विपक्ष कहता है कि महंगाई बेरोजगारी पे बात ही नहीं करते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई। जितना रोजगार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है, इसका अगर 10% भी 60 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया है उसने दिया होता, तो इस देश में बेरोजगारी कहीं होती ही नहीं। 10 साल में हम देश को 100 साल आगे ले गए और 60 साल में कांग्रेस देश को 600 साल पीछे ले गई है। अगर हमारे साथ आज़ाद हुए देश आज विकसित देश बन गए हैं और भारत आज भी विकासशील देश है, तो उसका अपराधी अगर कोई है तो कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ जुड़े हुए इंडी गठबंधन के लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। जीरो टॉलरेंस की बात होती है भ्रष्टाचार पे, और यहाँ पेपर लीक पे लीक हो रहा है, बुलडोजर चल ही नहीं रहा। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, यही तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। कांग्रेस का संकल्प या कांग्रेस की नीति ये है कि 100 रुपया भेजो, 15 रुपया जिसके लिए भेजो उसके पास पहुँचे, 85 रुपये इनके दलाल, इनके पार्टी के लोग खा जाएं। मोदी जी ने ऐसा फार्मूला निकाला जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, 52 करोड़ जनधन के खाते खोले, 34 लाख करोड़ अलग अलग योजनाओं का पैसा लोगों के खाते में। अंतरिम बजट जो आया था, उस बजट के समय देश की वित्त मंत्री जी ने संसद में बताया भी था, और पूरा 34 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचा। श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, वो संसद में खड़े होकर के कहे थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। तो इन बेईमानों से देश को मुक्त कराने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने कर दिया। और जो देश की जनता ने कर दिया वह आज सबके सामने है कि 10 साल में आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत हर क्षेत्र में शक्तिशाली हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है। विकास आज गांव में भी दिखाई दे रहा है, शहर में तो दिखाई दे रहा है। मार्गों की दृष्टि से, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, सभी मार्गों से यात्राएं हो रही, सभी मार्गों से कारोबार हो रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। ये सब चीज़ें श्री राहुल गांधी जी अभी 10 साल इंटर्नशिप करें और ट्रेनिंग करें, तब वो चुनाव में आवें। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोकना श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और उनकी कंपनी के बस की बात नहीं है। एक सवाल और मुझे ध्यान आ रहा है कि जहाँ पे जहाँ पर बात ये हो रही है कि किस तरीके से, जिस तरीके से इस बात को लेकर के, बुलडोजर की बात को लेकर के विपक्ष आपको बड़े आड़े हाथों लेता है कि ये एक जाति विशेष पे बुलडोजर बड़ी तेज चलता है, और एक जाति विशेष पे बुलडोजर नहीं चलता है, बल्कि उनके ऊपर भी उतने ही आरोप, उतने ही मुकदमे। देखिए, विपक्ष बिना अध्ययन किए जो मन में आता है बक देता है, और आप सब हमारे मीडिया के मित्र लोग हो और आप लोग उसको दिखा देते हो, उस पर सवाल पूछ लेते हो। अगर उन्होंने इस प्रकार के कोई आंकड़े लेकर के बात किए होते
तो निश्चित तौर से इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अपराधी अगर सबसे अधिक किसी समुदाय विशेष के अंदर हैं और अपराध होने के कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उससे जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे केवल हिंदू नहीं खुश हो रहा है, उससे जो पीड़ित मुसलमान है वह भी खुश हो रहा है। उसको लगता है पहली बार तो कोई सरकार आई है जो इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जेल भेज रही है, मुकदमे लिखा रही है, मुकदमों की पैरवी कर रही है, गवाहों की सुरक्षा कर रही है, सजा दिलवा रही है। लेकिन इसके पहले तो बड़े बड़े अपराधी के खिलाफ जो गवाह थे उन्हीं को या तो गवाही देने से रोका जाता था या तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। अगर कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कानून के दृष्टिकोण से कार्रवाई होगी। अगर कोई अवैध निर्माण होगा तो उसमें बुलडोजर चलेगा, जिसका अवैध नहीं है वो अपना रहता है। मतलब बख्शा नहीं जाएगा, जिनकी तरफ वो इशारा भी करते हैं। अपराध करे तो उसे बख्शा जाना ही नहीं चाहिए। यही तो सुशासन है, यही तो सुशासन है, यही तो विकास है। देखिए, जाति धर्म का ये चश्मा लगा करके चूंकि देखना समाजवादी पार्टी का फैशन है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी से आपके माध्यम से आलोक जी पूछना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबूजी कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया था। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली से चल करके लखनऊ आए थे। 500 मीटर दूर अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे। वो बाबूजी को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी श्रद्धांजलि देने नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनको वोट बैंक के नाराज होने का खतरा था। लेकिन एक माफिया को मसीहा बता करके मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतिहा पढ़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर गाजीपुर गए। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना, समाजवादी पार्टी का जो कुछ का साथ परिवार का विकास, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का विकास, कुछ का साथ और एक वर्ग विशेष का विकास, ये सवाल तो खड़ा ही है और अखिलेश यादव जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या इसीलिए भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, क्या जजिया कर, क्या मंगलसूत्र? देखिए, इसलिए नहीं, जो सच है। अगर मान लीजिए विपक्ष का कोई छुपा एजेंडा है तो उसे तो हम अगर चुनाव के मैदान में है तो उसको तो उजागर करेंगे। इस समय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसका पालन करते हुए जो उनका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के घोषणा में क्या छिपाया हुआ है, जो उनके शीर्ष नेता हैं उनके बयान क्या हैं। अगर उनका घोषणा पत्र ये कहता है कि हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अगर मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, तो उनके मन में जहर क्या भरा हुआ है वह तो सामने आना चाहिए ना। अगर संपत्ति का सर्वे कराएंगे तो संपत्ति का सर्वे करा करके, ये स्वाभाविक है, इस देश में हिंदू आबादी अधिक है, वो रात दिन मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे। अगर उनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो उसका सर्वे करा करके आप पहला हक मुसलमानों को बता करके मुसलमानों को बांटना चाहोगे। तो ये संपत्ति का सर्वे क्या है? क्या संपत्ति अभिलेखों का मतलब जो दस्तावेज जो ज़मीन के हैं उनको देखोगे, कि हमारे पास जो जेवरात हैं उनको देखोगे, कि जो हमारे पास रहने का घर है उसको देखोगे? ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस का बहुत छुपा एजेंडा है। एक बात बताइए, आज मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, सारे बड़े नेता हम देख रहे हैं कि यूपी के उसमें हैं। आज अमेठी और रायबरेली में भी ठीक ठाक भीड़ है, गांधी परिवार है, और गढ़ उखाड़ने में हमने देखा है कि इस बीच आपको माहिर भी हो गए हैं। आजमगढ़ हुआ, मैनपुरी हुआ, कन्नौज हुआ। तो क्या अब रायबरेली में राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं जिन्हें जीतने? राहुल गांधी जी की कोई हैसियत नहीं है। अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वह अमेठी का चुनाव हार गए हैं, वहाँ से स्मृति ईरानी जी जीती थी। अब 2024 में उन्हें लगा कि अमेठी से वह पार नहीं हो पाएंगे, शायद रायबरेली से पार उनकी नैया लग जाए। लेकिन उनकी नैया को डुबोने में उनकी बहना ही लगी हुई है, क्योंकि लोग जो अंदर खाने बताते हैं कि स्वयं प्रियंका गांधी जी चाहती थी कि वह अमेठी से लड़ें और राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ें। लेकिन राहुल गांधी जी, इस बात का डर उनको है कि अगर प्रियंका गांधी जी संसद में आ गई तो उनको कोई पूछेगा नहीं। तो ये भाई बहन के बीच में जो अंतर कला है वो उजागर है।
और रायबरेली में कमल का फूल खिल रहा है। श्री राहुल गांधी जी जैसे अमेठी आ रहे हैं वैसे रायबरेली हारने जा रहे हैं। एक बात बताइए, भाई बहन को लड़वा तो नहीं रहे हैं आप इस बयान हमको लड़ाने की क्या जरूरत है, ये तो सर्वविदित है। इसको बहुत सारे वरिष्ठ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी कहते हैं। हमारे जो व्यक्तिगत संबंध और परिचय है उनसे भी बात होती तो वो भी कहते हैं कि अगर ये कि इस बयान को जोड़ के देखा जा सकता है, पहले ये बहुत हो रहा था कि प्रियंका लड़ेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं, तो आपकी बात कहीं नहीं, मेरी बात कोई हवा में नहीं, मेरी बात में सच्चाई है, मेरी बात में दम है। और यह बात उनके कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि भाई बहन में अंतर्द्वंद चल रहा है, ठीक से युद्ध चल रहा है। और अमेठी में 2019 में देखने के लिए श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी राहुल गांधी जी को जिता रही थी, लेकिन वो हराने में भाजपा की मदद कर रही थी। इस बार हमारी रायबरेली में हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी की मदद अंदर खाने कर रही हैं, तो स्वाभाविक है कमल खिलेगा। केशव जी से ये बातचीत का दौर चलता रहेगा और अभी हम आगे भी जाएंगे। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, चुनाव में वैसे भी हम कह रहे हैं कि गर्मी आ चुकी है, मौसम में, बयानों में भी गर्मी। भाई बहन में क्या रिश्ते ठीक है, सामान्य हैं? क्या राहुल गांधी और प्रियंका, और ख़ासतौर पे जो महिलाओं की बात होती हो, जो आधी आबादी की बात करती हों और जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ऐसे नारे देने वाली प्रियंका गांधी को क्या संसद नहीं पहुँचने देने पर राहुल गांधी हमेशा ये विचार करते रहे हैं और उन्हें मौका नहीं मिला है, उन्होंने इस मौके को अपनी बहन को नहीं दिया है? ये कुछ ऐसा है जो गांधी परिवार को देखते हैं। क्या अमेठी और रायबरेली से इसका जवाब आता है, मिलता है? ये एक बड़ा मुद्दा है। आगे सफ़र हम करते रहेंगे, तब तक हम लेते हैं छोटा सा विराम। बहुत कैजुअल रखेंगे, उतरेंगे, जाएंगे। रोलिंग। प्रणाम प्रणाम, सब ठीक है। कल तो कार्यक्रम बढ़िया हो गया आपका। हम महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं। केजरीवाल की जो निजी सचिव हैं उनके साथ मारपीट होती है और केजरीवाल उस पर चुप रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, केजरीवाल जी, इस राजनीति के अंदर एक ऐसा अवतरण हुआ है जो राजनीति के अंदर शुचिता थी, स्वच्छता थी, उसको गंदगी में परिवर्तित कर दिया है। ना वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, ना उनका कोई आदर्श है, ना उनका कोई विचारधारा है। वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। एक राज्यसभा की सांसद, उन्हीं की पार्टी की सांसद, और मुख्यमंत्री आवास पे उनकी मौजूदगी में अगर उनके साथ मारपीट होती है और उनका पीए उसका दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई कराने की जगह उसको साथ में लेकर के देश भ्रमण कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, 400 पार का नारा बड़ा नारा है और उधर विपक्ष को ये डर है या इस भ्रम से वो लोगों को अपने पास ला सकते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे, आप संविधान ही बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र की तरफ जा सकते हैं? देखिए, ये सब कुछ नहीं है, उनको सबको मालूम है। यह एक धोखा है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। इस देश के अंदर आरक्षण पर, ओबीसी एससी के आरक्षण पर डाका कांग्रेस ने डाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा देश आगे बढ़ रहा है। संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है। अगर कुछ भी सुरक्षित नहीं है तो उसमें श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ, कमल के फूल के साथ आ गई। रूट डाइवर्ट जरूर हुआ है, लेकिन सवाल से डाइवर्ट नहीं होंगे। ये कहा जाता है कि कुछ भी काम नहीं किया, सब धोखे का काम हुआ है, बोलने का काम हुआ है, जुमले का काम हुआ है। आज हम विपक्ष के ज्यादा आरोपों को ले रहे हैं। धोखा हुआ है कि काम नहीं हुआ है, इसका जवाब 2014 में मिला है, 2017 में मिला है, 2019 में मिला है, 2022 में मिला है, और 2024 में इतना करारा जवाब मिलेगा कि राहुल गांधी जी नानी के घर इटली जाएंगे और श्री अखिलेश यादव जी लंदन की यात्रा पर छुट्टी मनाने जाएंगे। जब आपने दोनों का नाम जिक्र कर दिया तो वैसे गंभीरता से किसको लेते हैं आगे चल के, अगर ये कोई दावेदारी पेश करें प्रधानमंत्री की, या कौन है आपकी नज़र में बड़े नेता हैं इनमें से? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये ऐसे नेता हैं जिनके लिए समाज का कोई महत्व नहीं है, देश का कोई महत्व नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके लिए सबसे पहले देश है, फिर हमारा दल है, फिर हमारे यहाँ व्यक्ति है। इनके यहाँ व्यक्ति बड़ा होता है और पार्टी और देश इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए ऐसे लोगों को जनता राजनीति की जो दुकान चला रहे हैं, इस दुकान को बंद करने का फैसला कर चुकी है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमारे साथ बात किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि अब नए सफ़र पर, क्योंकि चुनाव का जो पड़ाव चल रहा है वो उत्तर प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण है। 80 का आधार, उसके बाद 400 पार और फिर मोदी की तीसरी बार सरकार, ये नारा है और उत्तर प्रदेश के लिए 80 सीटों का बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलाने के लिए गर्माहट हो गई है, मौसम में गर्मी है, लू चल रही है और ऐसे पारे में अब बयान भी बड़े बड़े हो रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है डिप्टी सीएम केशव की तरफ से कि राहुल और प्रियंका में खुद नहीं बनती है, वो खुद उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो नेता ही अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं सोचता है, वो आगे देश का क्या सोचेगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा। केजरीवाल की भी बात हो जाए तो उस पर भी वो कहते हैं कि महिलाओं को लेकर के केजरीवाल की सोच सामने आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।